ओके। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय छापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निबंध तथा कथेतर गद्य इस 8वें प्रश्न पत्र में आज हम सियाराम शरण गुप्त के एक महत्वपूर्ण निबंध की चर्चा करने जा रहे हैं। निबंध का नाम है घोड़ाशाही। सियाराम शरण द्वारा लिखित ये जो घोड़ाशाही निबंध है, उस निबंध की चर्चा करने से पूर्व हम इस निबंध के निबंधकार सियाराम शरण गुप्त के जीवन परिचय को देखते हैं। उसके बाद इस निबंध की चर्चा करते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जीवन। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 में सेठ रामचरण कनकने के परिवार में चिरगांव, झांसी में हुआ है। हिंदी साहित्य के वह एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। हिंदी के वे एक साहित्यकार हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 में सेठ रामचरण कनकने के परिवार में चिरगांव, झांसी में हुआ है। हिंदी के वे एक साहित्यकार थे। वह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज अर्थात भाई थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन्होंने पूरी करने के बाद अपने ही घर पर गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का शिक्षण प्राप्त किया। सन 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के वे संपर्क में आए। कुछ समय वर्धा के आश्रम में वे रहे। 1940 में चिरगांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने स्वागत किया। वे संत विनोबा भावे के संपर्क में भी आए थे। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का असमय निधन हो गया, अतः वे दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए। 1914 में उन्होंने अपनी पहली रचना मौर्य विजय नाम से लिखी। 1910 में इनका जो प्रथम कविता 1910 में इनकी प्रथम कविता इंदु प्रकाशित हुई। चिरगांव, झांसी में बाल्यावस्था बिताने के कारण बुंदेलखंड की वीरता और प्रकृति सुषमा के प्रति सियाराम शरण गुप्त जी का जो प्रेम है वह स्वभावगत था। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कला और उनका युगबोध सियाराम शरण ने यथावत अपनाया था। तो इस प्रकार उनके सभी काव्य द्विवेदी युगीन अभ्युदयवादी कला रूप पर ही आधारित है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कला और उनका युगबोध सियाराम शरण ने यथावत अपनाया था, अतः उनके सभी काव्य द्विवेदी युगीन अभ्युदयवादी कला रूप पर ही आधारित है।
मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त, ये जो दो बंधु हैं, इन बंधुओं ने हिंदी के नवीन आंदोलन छायावाद से प्रभावित होकर भी अपना इतिवृत्तात्मक अभिधावादी काव्य रूप सुरक्षित रखा है। विचार की दृष्टि से भी सियाराम शरण के ज्येष्ठ बंधु जो मैथिली शरण गुप्त हैं, उनके सदृश गांधीवाद की पर दुख कातरता, राष्ट्र प्रेम, विश्व प्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तनवाद, सत्य और अहिंसा से आजीवन वे प्रभावित रहे। उनके काव्य वस्तुतः गांधीवादी निष्ठा के साक्षात्कार पद्यबद्ध प्रयत्न है। उनकी भाषा शैली सहज, सरल और साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी रही है। अपने व्यावहारिक शब्दावली का जो प्रयोग है अपनी रचनाओं के अंतर्गत सियाराम शरण गुप्त ने किया है। उनकी रचनाओं की शैली यथार्थपरक, सरस, वर्णनात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक रही है। उनके द्वारा लिखा जो समग्र साहित्य है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। उन्होंने खंडकाव्य, कहानी, नाटक, कविता, उपन्यास, निबंध आदि विभिन्न हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत लेखन किया है। उनके द्वारा लिखित जो खंड काव्य हैं, खंड काव्यों की संख्या अधिक रही है। उनके द्वारा लिखित खंड काव्यों में मौर्य विजय 1914 में उन्होंने इसको लिखा है। अनाथ नाम का उनका जो खंड काव्य है 1917 में उन्होंने लिखा है। आर्द्रा 1927 में उन्होंने इस खंड काव्य को लिखा है। 1925 में विषाद नाम का उनका खंड काव्य लिखा है। दुर्गादल नाम से जो खंड काव्य है 1924 में उन्होंने लिखा है। उसके बाद आत्मोत्सर्ग 1931 में लिखा हुआ ये उनका खंड काव्य है। पातेय 1933 में उसको लिखा है। मरणमयी 1936 में। बापू नाम का उनका जो खंड काव्य है 1937 में उन्होंने लिखा है। उन्मुक्त नाम से उनका जो खंड काव्य है 1940 में लिखा है। दैनिकी नाम का 1942 में लिखा हुआ खंड काव्य है। नुकुल 1946 में। और अंत में सुनंदा और गोपिका नाम के जो खंड काव्य हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इस प्रकार अनेक खंड काव्यों की रचना करते हुए उन्होंने कहानियों के क्षेत्र में भी लेखन किया है। उनका एक कहानी संग्रह मानुषी नाम से प्रकाशित है। नाटक के अंतर्गत पुण्य पर्व नाम से उनका एक नाटक भी प्रकाशित है। अनुवाद के क्षेत्र में गीता संवाद नाम से उन्होंने गीता का अनुवाद किया है। उन्मुक्त गीत नाम से उनका एक नाट्य है। कविता संग्रहों के अंतर्गत अनुपमा और अमृत पुत्र नाम से उनका कविता संग्रह प्रकाशित है। काव्य ग्रंथों के अंतर्गत हमने देखा है कि दैनिकी नुकुल, नोआखली में उसके बाद जय हिंद, पातेय, मृण्मयी तथा आत्मोत्सर्ग ये उनके काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यासों के अंतर्गत अंतिम, आकांक्षा तथा नारी और गोद ये उनके उपन्यास प्रकाशित हैं। निबंध संग्रहों के अंतर्गत उनका एकमेव निबंध संग्रह झूठ सच जो प्रकाशित है। और पद्यानुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है। ईर्षोपनिषद, धर्मपद और भगवत गीता ये उनके पद्यानुवाद हैं। सियाराम शरण गुप्त की जो प्रमुख रचना है उनको लेकर कई सम्मान उनको प्राप्त हैं। उन्हें दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। 1941 में उन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से उनको प्रदान किया गया।
तो उनकी समस्त रचनाएं 5 खंडों में संकलित करते हुए उसको प्रकाशित किया गया है। और अंत में लंबी बीमारी के बाद 29 मार्च 1963 में उनका निधन हो जाता है। तो इस प्रकार सियाराम शरण गुप्त जी का जो जन्म है 4 सितंबर सन 1895 में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव में होता है। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। वे एक समृद्ध गुणज्ञ विद्या व्यासंगी और भगवत भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ है। इन्हें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुप्त बंधुओं का हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। सियाराम शरण गुप्त जी की शिक्षा घर पर ही हुई है। वे स्वयं शिक्षित कवि थे। घर के वैष्णव संस्कारों और गांधीवाद से उनका जो चरित्र है वह संस्कारित हुआ है। वे संस्कृत, गुजराती और बांग्ला आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। अपने ज्येष्ठ बंधु मैथिली शरण गुप्त की तरह गांधीवाद की दुख कातरता, राष्ट्र प्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तन, सत्य और अहिंसा से आजीवन वे प्रभावित रहे। गांधीवादी वे संस्कृत, गुजराती, बांग्ला आदि भाषा के ज्ञाता थे। अपने ज्येष्ठ बंधु मैथिली शरण गुप्त की तरह गांधीवाद की दुख कातरता, राष्ट्र प्रेम, उसके बाद विश्व प्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तनवाद, सत्य और अहिंसा से आजीवन वह प्रभावित रहे। गांधीवादी निबंधकार, कथाकार, कवि, विचारक, प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी, अत्यधिक संवेदनशील और विनम्रता, शालीनता, आशावादिता आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं रही है। सरलता, विनयशीलता, सात्विकता और करुणा आपकी रचनाओं में सर्वत्र प्रतिफलित होता है। उसमें न कल्पना का उद्वेग है, न भावों का आवेश। वह तो एक प्रकार के चिंतक, आस्था और विश्वास से भरी है। गुप्त जी का व्यक्तिगत रुग्ण जीवन, पत्नी तथा अन्य आत्मीयों का असामयिक निधन तथा साहित्य जगत की उपेक्षा के कारण करुणा और व्यथा से उनका जीवन भरा रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में जो पीड़ा अनुभव की, उसी की अभिव्यक्ति साहित्य में करुणा के रूप में हुई है। वास्तव में गुप्त जी मानवीय संस्कृति के साहित्यकार हैं। वे गांधी जीवन दर्शन के आंतरिक पक्ष से अधिक प्रभावित थे। हिंदी की गांधीवादी राष्ट्रीय धारा के वे प्रतिनिधि कवि रहे हैं। सियाराम शरण गुप्त जी का असमय ही 29 मार्च 1963 में लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो जाता है। तो सियाराम शरण गुप्त जी ने कविता, उपन्यास, कहानी और निबंध आदि साहित्यिक विधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। झूठ सच यह उनका चर्चित निबंध संग्रह है। इसमें चिंतनपरक निबंध संकलित है, जिसका हिंदी निबंध परंपरा में एक अलग स्थान रहा है। निबंधों की भाषा सीधी, सरल,
सहजगम्य और प्रभावमयी रही है। उसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। गांधीवादी विचारधारा के लेखक होने के कारण युग पुरुष गांधी जी की वाणी एवं दर्शन को आत्मसात करते हुए साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। अहिंसा तथा प्रेम पर आधारित अनेक वर्णनात्मक और चिंतन परक निबंध सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए हैं। संक्षेप में सियाराम शरण गुप्त मानवता के उपासक रहे हैं, तो उनके समग्र दीर्घकालीन हिंदी सेवा के लिए 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के सम्मिलित होने के कारण उनको सम्मानित किया जाता है। सन 1941 में सुधारक पदक नागरिक प्रचारिणी सभा वाराणसी के द्वारा उनको प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य, निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटकों की रचना करने वाले ये जो सियाराम शरण गुप्त हैं, उनके निबंध घोड़ाशाही को हमें देखना है। तो इस प्रकार उनके जीवन परिचय को देखने के बाद हम यहाँ रुकते हैं। अगली ताशिका के अंतर्गत घोड़ाशाही निबंध की हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद। तो घोड़ाशाही इस निबंध की हम चर्चा करते हैं। सियाराम शरण गुप्त के निबंध संग्रह झूठ सच में कुल 28 निबंध संकलित हैं। घोड़ाशाही यह एक विचार प्रधान निबंध इसी संग्रह से लिया गया है। इसमें आधुनिक युग में मशीन प्रयोग के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालने का प्रयास हुआ है। मध्यकाल में अश्वमेघ सेना के बल पर विजय प्राप्त की जाती थी। वह प्राचीन भारत की सभ्यता में वह निर्भयता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। परंतु सामंतशाही युग में कई घुड़सवार सेनाओं ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हुए सामान्य जनता को लूटा और रौंदा। औरतों, बच्चों पर अन्याय अत्याचार करते हुए उनका शोषण और दमन किया गया। यह आक्रमण पशुता का था जो निंदाजनक है। परंतु आधुनिक काल में यही कार्य मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। यह नया घोड़ा इंजन है और यह नया युग घोड़ेशाही का है। ये मशीनें या इंजन बहुत आकर्षित या सम्मोहित करने वाले हैं। उनके कारखानों की घरघराहट में हजार हजार घोड़े के एक घोड़े की विद्युत गति में हम हजार हजार प्राणी जैसे कि वृद्ध, युवा, किशोर, स्त्री, पुरुष एक साथ जोत दिए गए हैं। इसके दबाव से तिल तिल गलकर पीले पड़ते हम इसके चक्के के नीचे कुचल कर पीसने को मजबूर हो जाते हैं। सारा विश्व मशीनीकरण के दुष्प्रभाव की चपेट में आया है। इसमें मनुष्य और मानवता पर गंभीर संकट आया है, जिससे संसार की अंतरात्मा आज भीतर ही भीतर घुट रही है। यह मशीन रूपी घोड़ा सामंतशाही के घोड़े से अधिक शक्तिशाली, बर्बर और जानलेवा है। उसका शरीर लोहे का और प्राण दानों का है। वह रावणों और दुशासनों से भी भयंकर है। बहुत ही नियोजित तरीके से पीड़ित को अपना ग्रस्त बनाने का वो प्रयत्न कर रहा है।
कितने देश, कितनी सेनाएं और कितनी सामान्य जनता उसके खुरों के नीचे पीसी जा रही है, इसका हिसाब नहीं है। सियाराम शरण गुप्त जी गांधीवादी होने के कारण गांधी की तरह ही मशीनी उपयोग का वह विरोध करते हैं। मशीन के माध्यम से पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करते हुए व्यवस्था को अपने अनुकूल ढाल रहे हैं। लेखक के अनुसार इस बर्बरता का प्रतिरोध कर उसके पशुत्व का दलन करने के लिए सारी दुनिया को निर्भय बालक, कोई कुश, कोई लव या कोई वज्रवान की प्रतीक्षा में है। तो इस प्रकार इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने, जो कि एक विचार प्रधान निबंध है, आधुनिक युग में मशीनों के अधिक मात्रा में उपयोग के कारण किस प्रकार दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो इन आधुनिक युग के मशीनों के प्रयोगों के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालने का प्रयास इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने किया है। जो घोड़ाशाही शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया है, हम जानते हैं कि मध्यकाल में अश्वमेघ सेना के बल पर विजय प्राप्त की जाती थी। उसके पहले प्राचीन भारत की जो सभ्यता है वह भी निर्भयता और स्वतंत्रता का प्रतीक ही थी, परंतु सामंतशाही युग में ऐसे कई घुड़सवार सेनाएं हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हुए सामान्य जनता को उन्होंने लूटा है, रौंदा है। उसका भी इतिहास हमारे पास है। उसके साथ ही औरत और बच्चों पर किस प्रकार अन्याय अत्याचार करते हुए उनका शोषण और दमन किया गया है, ये हम सामंतशाही युग की जो बातें हैं, इतिहास है, उसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार का जो आक्रमण है वह पशुता का आक्रमण होता है और वह निंदाजनक होता है। तो इसकी तुलना में आधुनिक काल में यही जो कार्य हैं, जो घोड़ों के माध्यम से होता था, घुड़सवारों के माध्यम से होता था, वही कार्य आधुनिक युग में मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए निबंधकार ने इस नए घोड़े को इंजन कहा है, या नए आधुनिक युग के इस मशीन को उन्होंने घोड़ा कहा है, और इस नए युग को घोड़ेशाही कहा है। ये मशीनें या इंजन बहुत ही आकर्षक होती है, लोगों का जो मन है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस दृष्टि से वे सम्मोहित करने वाले ये जो आकर्षित इंजन है, उसके जो कारखाने हैं, कारखानों की जो घरघराहट है, उस कारखानों में हजार हजार घोड़े के एक घोड़े की विद्युत गति से हजार हजार जो प्राणी हैं एक साथ जोते दिए जाते हैं। तो इस प्रकार इन लोगों के द्वारा, कारखानों में काम करने वाले जो कामगार हैं, तो उनके द्वारा इस प्रकार के विद्युत गति से ये जो यंत्र हैं वह बनाए जाते हैं, और उसको बनाने के लिए लोगों को जोत दिया जाता है। और इन मशीनों के कारखानों के दबाव से जो लोग हैं वो तिल तिल गलकर पीले पड़ते हैं और उसके चक्की के नीचे कुचलकर पीसने को मजबूर हो जाते हैं। ये सारा जो विश्व है, ये जो मशीनीकरण है, उसके दुष्प्रभाव के चपेट में किस प्रकार आया है, ये बताने का प्रयास निबंधकार ने इस निबंध के माध्यम से किया है। साथ ही इसमें मनुष्य और मानवता पर गंभीर जो संकट है आने का संकेत उन्होंने किया है, जिससे संसार की अंतरात्मा आज भी भीतर ही भीतर घुट रही है, ये भी उन्होंने बताया है। ये जो मशीन रूपी घोड़ा है वह सामंतशाही घोड़े से शक्तिशाली और जानलेवा किस प्रकार है, ये भी उन्होंने जो धोखा है वह बताने का प्रयास किया है। उनका ये जो मशीन है, उनका जो शरीर है वह लोहे का है, और उसके अंतर्गत जो प्राण है वह दानों का होने की बात उन्होंने कही है। वह रावण और दुशासनों से भी भयंकर होने की बात उन्होंने कही है। बहुत ही नियोजित तरीके से ये जो मशीनें हैं वह बहुत ही नियोजित तरीके से पीड़ित को अपना ग्रास बनाती है, और इस प्रकार आज तक कितने देश,
कितनी सेनाएं और कितने सामान्य जनता इन मशीनों के खुरों के नीचे पीसी जा रही है, इसका हिसाब नहीं है। ये भी बात उन्होंने इस निबंध के माध्यम से कही है। तो इस प्रकार सियाराम शरण गुप्त जी गांधीवादी होने के कारण गांधी जी की तरह ही मशीनों का उपयोग उनका उसके लिए विरोध रहा है। मशीन के माध्यम से जो पूंजीपति लोग हैं वह अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं और जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनका शोषण, तो ये जो व्यवस्था है अपने अनुकूल उसको ढालती है या उनका शोषण करती है। तो इस प्रकार लेखक के अनुसार इस बर्बरता का जो प्रतिरोध है, विरोध है करते हुए ये जो पशुत्व का जो दलन है करने के लिए सारी दुनिया को निर्भय बालक, अर्थात सारी दुनिया को क्या कर रहा है, इन्हें जो निर्भय बालक है वह कोई कुश लव या बब्रुवान की प्रतीक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो मशीनी युग है, तो इस मशीनी युग का विरोध करने का जो प्रयास है या उससे होने वाला जो दुष्परिणाम है, लोगों को उससे होने वाला जो खतरा है उसकी ओर संकेत करते हुए इस निबंध के माध्यम से आधुनिक युग की ये जो मशीनें हैं उन मशीनों के प्रयोग से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हम यहाँ रुकते हैं। अगली ताशिका के अंतर्गत घोड़ाशाही इस निबंध की प्रत्यक्ष हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद।